दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 17। ये वीडियो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट संख्या 17। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसका पहला प्रश्न है इतिहास से संबंधित है। इसमें सबसे पहले आपको सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। सूची 1 में आचार्य के नाम हैं और सूची 2 उनसे संबंधित सिद्धांतों से जो है आपको मिलान कराना है। दोस्तों लकुलिस जो है ये पाशुपत संप्रदाय से संबंधित हैं। नागार्जुन शून्यवाद के प्रवर्तक हैं। भद्रबाहु जैन संत हैं और गोसाल यानी मक्खल गोसाल ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित हैं। तो सही मिलान आप इस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है। ऑप्शन है आपके श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। तो सही उत्तर है दोस्तों कनिष्क के रबतक अभिलेख में श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। रबतक अभिलेख अफगानिस्तान में शुर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से 1993 में प्राप्त किया गया। ये यूनानी लिपि और बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं और कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित हैं। इस अभिलेख में 4 शहरों के नामों का उल्लेख है, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? चैतन्य, मीराबाई, नामदेव या वल्लभाचार्य? तो सही उत्तर है दोस्तों इस्लाम से प्रभावित जो संत थे वो थे संत नामदेव। दोस्तों महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका जन्म पंढरपुर में हुआ था। इनके गुरु संत ज्ञानेश्वर थे। नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे और विठोबा खेचड़ अथवा खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनफटे ने इन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी थी और ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचय कराया था। दोस्तों नामदेव ने कहा था एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। और नामदेव इस्लाम से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है गुरु रामदास। गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी और उसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनको और उसकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर का शहर बना था। पहले उस शहर का नाम रामदासपुर था, बाद में वहां खुदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम अमृतसर पड़ गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुई थी और आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में जब 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे तो उस समय इस जिले के पोचमपल्ली गांव में विनोबा जी जहां ठहरे हुए थे उसके दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया और ये स्वतः स्फूर्ति प्रस्ताव ही भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विनोबा जी ने पूरे भारत में भूमिहीनों के लिए जो है भूमि प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन चलाया था और ये आंध्र प्रदेश राज्य से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत कहाँ निर्मित हुए हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों पैलियोजोइक महाकल्प में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत पैलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं और प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पैलियोजोइक महाकल्प से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत पैलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो सही उत्तर है अर्ध उष्णकटिबंधीय वनों का जो वर्गीकरण है वो मध्य प्रदेश के वनों के रूप में किया जाता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या अर्ध उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती है? ऑप्शन देख लीजिए,
टेल्को, बाल्को, नाल्को या फिर हिंडाल्को? तो सही उत्तर है दोस्तों टेल्को। टेल्को कंपनी जो है इसका पूर्ण विस्तार है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। ये वर्तमान में टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। ये ऑटोमोबाइल और अन्य वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण करती है। और बाल्को, नाल्को और हिंडाल्को ये सभी एल्यूमिनियम बनाने वाली या एल्यूमिनियम निष्कर्षण करने वाली कंपनियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? तो सही उत्तर देखिए, सारगैसो समुद्र जो है उसका विशिष्ट समुद्री वनस्पति इसकी विशेषता है। और सारगैसो सागर आप जान लीजिए कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में सारगैसम नामक वनस्पति बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसलिए समुद्र के इस विशिष्ट क्षेत्र को सारगैसो समुद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों एम.एस. रंधावा। एम.एस. रंधावा की पुस्तक है भारतीय कृषि का इतिहास। तो याद रखिएगा, मोहिंदर सिंह रंधावा इन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इनके द्वारा लिखित पुस्तक है भारतीय कृषि का इतिहास। अगला प्रश्न है, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? देश में एग्रो इकोलॉजिकल जोन या कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो सही उत्तर है 20। दोस्तों देश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या 20 है और नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे उसके अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों यानी 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों का जो विभाजन होता है ये मिट्टी, जलवायु के प्रकार, प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देखिए, आप आंध्र प्रदेश जानते होंगे, लेकिन देखा जाए तो तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता था पहले। आंध्र प्रदेश भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक था, लेकिन इस समय तंबाकू का अग्रणी उत्पादक राज्य जो है वो गुजरात हो गया है। गुजरात से देश का 41 से 42% के आसपास तंबाकू उत्पादन होता है और अब तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान हो गया है। अगला प्रश्न है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जाती है, कितने वर्षों से? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई भी प्रजाति तब विलुप्त मानी जाती है जब वह प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों से नहीं देखी जाती है। और इसका आकलन जो है IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब इंस्टिंक्ट माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से न देखी गई हो। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी NCMB किस शहर में स्थित है? तो सही उत्तर है भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी ये आपके जामनगर गुजरात में स्थित है। और इस केंद्र का उद्देश्य समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो जैव विविधता है उसकी सुरक्षा करना है। ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। और दोस्तों ये भारत के एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यानी मेरीन नेशनल पार्क जो कच्छ खाड़ी में है उसके निकट ही स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द की रचना किसने की थी, आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, BP सिंह, कार्ल मोइबिस, A.G. टॉन्सले या वाल्टर जी रोसेन। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, वाल्टर जी रोसेन ने जैव विविधता शब्द की जो है रचना या उत्पत्ति उनके द्वारा की गई थी। 1985 में वाल्टर जी रोसेन ने जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द की रचना की थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है कहाँ पर। तो सही उत्तर है भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली चिड़ियाघर को 1982 में
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा दिया गया था और राष्ट्रीय जैविक उद्यान इस पर लिखा है। और प्रश्न में राष्ट्रीय जैविक उद्यान और इसका अंग्रेजी में नामकरण नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन किया गया है और इस उद्यान की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका हिंदी नाम राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और अंग्रेजी नाम नेशनल जूलॉजिकल पार्क है। तो सही उत्तर नई दिल्ली में नेशनल जूलॉजिकल पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जो संवैधानिक विकास है उससे संबंधित है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा भारत में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। और चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा जो थी वो 87 थी, जिसमें कहा गया था किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। और बाद में राजनीतिक आंदोलनों में 1833 एक्ट की ये धारा प्रशासन में भागीदारी के लिए मुख्य आधार बनी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो सही उत्तर है संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन यानी कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा फिर से 24 जनवरी 1950 को इकट्ठी हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये जो 4 राज्य हैं उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6वीं अनुसूची में दिया गया है। 6ठा शेड्यूल्ड जो है दोस्तों, इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में है। तो इसमें असम नहीं है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इनसे संबंधित, इनके राज्यों से जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित विवरण जो है 6ठी अनुसूची में दिया गया है। अगला प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से ही है दोस्तों। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। दोस्तों, यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो कि अनुच्छेद 108 में है, कोई विधेयक संशोधन सहित दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। और अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधेयन तक ही सीमित है। संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों सामान्य विज्ञान से संबंधित है। आइए देखते हैं, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो सही उत्तर है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन जो है ये लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, क्योंकि एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रीनल मेडुला से स्रावित होता है और जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है, शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है और इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति का मन खिन्न रहने लगता है और ऐसे व्यक्तियों को कोकेन, एफेड्रीन ये औषधियाँ दी जाती हैं जो कि तंत्रिका तंतुओं को जो है प्रेरित करती है। दोस्तों, एड्रेनलिन जो होता है उसको उड़ो और लड़ो हार्मोन कहते हैं, जो कि संकट काल और विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग देता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो आइए देखते हैं, प्रोटेस्टेरोन। दोस्तों, प्रोटेस्टेरोन जो है ये देखिए, ये आपका प्रोटेस्टेरोन जो है ये हार्मोन महिलाओं के मासिक धर्मचक्र और गर्भावस्था से संबंधित होता है। तो ए का आपका तीसरा मिलान हो जाएगा। फिर टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये पुरुषों से संबंधित है। थायरॉक्सिन थायराइड स्रावित ग्रंथि है और इंसुलिन का स्रावण अग्नाशय से होता है। तो इस प्रकार आप सही मिलान कर सकते हैं और ऑप्शन जो आपका ए हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
क्लोरोफिल मैग्नीशियम, ये आपका सही सुमेलित है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, सही सुमेलित है। खाने का नमक, इसमें सोडियम होता है, आप जानते हैं खाने का नमक सोडियम क्लोराइड है। और कपड़े धोने का सोडा, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कपड़े धोने के सोडे को रासायनिक रूप जो है सोडियम कार्बोनेट होता है, उसमें पोटेशियम नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कपड़े धोने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम से इससे संबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है? सूक्ष्म तत्व यानी माइक्रो एलिमेंट। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है आपका गंधक, ऑप्शन सी, ये सूक्ष्म तत्व नहीं है। दोस्तों, मनुष्य और अन्य जंतुओं के लिए जो खनिज तत्व हैं उनको दो भागों में, एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और दूसरा होता है लघु पोषक तत्व यानी माइक्रो एलिमेंट, इनमें विभाजित किया जाता है। लघु पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, दीर्घ पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। लोहा, जस्ता, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, निकिल, मॉलिब्डेनम, क्रोमियम, ये सूक्ष्म तत्व हैं, जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, गंधक, ये सभी दीर्घ तत्वों में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 50 लोगों के एक समूह में 35 लोग हिंदी बोलते हैं, 25 लोग हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं। सभी लोग हिंदी या अंग्रेजी या दोनों बोलते हैं। ऐसे लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो इसको आप वेन आरेख से निकाल सकते हैं। आप ऐसे चित्र बनाइएगा। यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं 50 लोगों का एक समूह है, तो इसमें से 35 लोग हिंदी बोलते हैं, 25 लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कॉमन हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। और कह रहा है कि 35 लोग हिंदी बोलते हैं, 25 लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। सभी लोग हिंदी या अंग्रेजी या दोनों बोलते हैं। ऐसे लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हिंदी बोलने वाले हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, 35 लोग हिंदी बोलते हैं, तो 25 में 35 लोग जो है हिंदी बोलते हैं, तो उसमें 25 भी शामिल हैं, तो केवल हिंदी बोलने वाले 10 हो जाएंगे। और 25, 10, 35 और 15 लोग ऐसे हो जाएंगे जो आपका अंग्रेजी बोलते हैं। तो सही उत्तर आपको बताना है, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, जो है 15 लोग दोस्तों आपके ये अंग्रेजी बोलते हैं, केवल अंग्रेजी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष के बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो इसको आप सामान्य ढंग से ऐसे लगा सकते हैं कि दोस्तों विकल्प के आधार पर आप उत्तर का चयन भी कर सकते हैं, लेकिन हल करने का तरीका, माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है और पिता की आयु तब हो जाएगी 3x, क्योंकि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष के बाद क्या होगा कि पिता की आयु का दुगुना पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। तो पिता की आयु का दुगुना यानी 2 गुणे पिता की आयु, 2 गुणे 3x और प्लस 5, इसको कोष्टक में कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा कि पुत्र की आयु का जो है वो पुत्र की आयु का 5 गुना हो जाएगा। तो पुत्र की आयु x थी, x प्लस 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो अब जब इसको आप सरल करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 5x प्लस 25। तो आप इसको सॉल्व करिए, 6x प्लस 10 को, 6x में से 5x गया, x 6x इज इक्वल, 6x में से 5x गया तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 25 में से 10 चला जाएगा तो 15। तो x का मान हो जाएगा 15 और यानी लड़के का उम्र हो जाएगा 15 साल और 3 गुना इसका जब आप कर देंगे तो वो उसके पिता की आयु हो जाएगी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 45 वर्ष और 15 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक घड़ी मंगलवार को दोपहर 1 बजे 1 मिनट धीमी है, वह बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे 2 मिनट तेज है। घड़ी ने कब अपना सही समय बताया होगा? तो मंगलवार दोपहर 1 बजे से बृहस्पतिवार दोपहर 1 बजे तक ये कितना समय हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 48 घंटे टोटल हो जाएगा। 48 घंटे में घड़ी के समय में आया कुल परिवर्तन क्या हो जाएगा? ये 3 मिनट का परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों ये कह रहे हैं कि घड़ी में प्रति मिनट हुआ परिवर्तन कितना है? तो 48/3 जब आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 घंटे, यानी जो घड़ी ने 16 घंटे बाद सही समय बताया था। तो अब मंगलवार दोपहर 1 बजे में 16 घंटे जोड़ दीजिए
तो आपका हो जाएगा बुधवार प्रातः 5 बजे। तो सही उत्तर है बुधवार प्रातः 5 बजे दोस्तों जो घड़ी है आपका सही समय बताएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 28वां प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है तथा उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है और शेष सभी दिशाएं उसी तरह परिवर्तित हो जाती हैं तो पश्चिम के लिए क्या दिशा होगी? सबसे पहले आप उत्तर, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आप इसका आरेख खींचेंगे। उसके बाद ये जो है आपका ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब आप एक तिरछा खींचेंगे तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा और ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, जब आप सॉल्व करेंगे परिवर्तित स्थिति में क्या होगा कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, दक्षिण पूर्व ये जो है ये कह रहे हैं उत्तर हो जाता है, यहाँ से ऐसे सरक के ये यहाँ पे आ जाए, उत्तर पे आ जाए, तो यानी दक्षिण पूर्व को नॉर्थ कर दीजिए। तो और कह रहे हैं कि दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, उत्तर पूर्व जो हो जाए दोस्तों ये आपका उत्तर पूर्व, आपका ये देखिए उत्तर पूर्व ये पश्चिम हो जाए। तो उसके बाद कह रहे हैं कि और सारी दिशाएं क्या हो जाएंगी, और ग्राफ बनाने पर दक्षिण पूर्व तथा उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है तो पश्चिम के लिए दक्षिण पूर्व दिशा होगी। तो पश्चिम यहाँ पे कहाँ हो जाएगा, पश्चिम यहाँ पे दोस्तों देखिए जब आप इस तरह का ग्राफ बनाएंगे तो उसके बाद आपकी दिशा पश्चिम के लिए दक्षिण पूर्व हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिम एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लिए 14:30 पे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई रवाना हुई। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस उसी दिन दिल्ली से मुंबई के लिए 16:30 पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई रवाना हुई। दिल्ली से कितनी दूर पर दोनों ट्रेनें मिलेंगे रुकने के स्थलों को छोड़ दिया जाए तो? बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। पश्चिम एक्सप्रेस द्वारा 2 घंटे में चली गई दूरी दोस्तों 120 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना हुई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2:30 बजे चली है मान लीजिए दोपहर में, और यहाँ पे 4:30 बजे चल रही है 80 किलोमीटर की दूरी, 80 किलोमीटर की चाल से। तो अगस्त क्रांति एक्सप्रेस और पश्चिम एक्सप्रेस की चाल के सापेक्ष अंतर 20 किलोमीटर का है। सापेक्ष चाल के अनुसार 120 किलोमीटर दूरी तय करने में जो दूसरी वाली ट्रेन है अगस्त क्रांति एक्सप्रेस को 6 घंटे लगेंगे 120/20। तो इसलिए 6 घंटे में अगस्त क्रांति एक्सप्रेस द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो 480 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी जो है आपका 480 किलोमीटर की दूरी पर, दिल्ली से 480 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। अगला प्रश्न है जो है ये अक्षरों की श्रृंखला है। कौन सा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्रम में आएगा? BEH, KNQ, TWZ। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है अगले अक्षर पे कौन सा आएगा। तो दोस्तों प्रथम अक्षर समूह के सभी अक्षरों में जब 9 की वृद्धि करने पे द्वितीय अक्षर समूह आता है। यानी बी में जब आप 9 अक्षर की वृद्धि करते हैं तो बी में 9 अक्षर बढ़ाने पर के आता है, ई में 9 अक्षर बढ़ाने पर यन आता है, और यच में 9 जो है आगे बढ़ने पर क्यू आता है। तो उसी प्रकार जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आ जाएगा CFI यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, XYZ एक काम को 12, 15 और 18 दिनों में पूरा करते हों तो तीनों मिलकर उस काम को समाप्त कितने दिन में कर सकते हैं? दोस्तों इसको आसानी से ऐसे मिला सकते हैं, X का 1 दिन का काम जो हो जाएगा 1/12, Y का 1 दिन का काम 1/15 और Z का 1 दिन का काम 1/18। तो ये हो गया, तीनों को मिलाकर 1 दिन का काम 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/18, 12, 15, 18 का लघुत्तम 180 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 37/180। तीनों मिलकर उस काम को करेंगे तो 180/37 हो जाएगा। 4 सही 32/37, 4 सही 32/37 दिन में इस काम को तीनों मिलकर समाप्त कर सकते हैं। यानी 4 दिन 32/37 दिन में। अगला प्रश्न है, यूपी स्पेशल से उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों 1974 में। दोस्तों 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये आपको बताना है। सही उत्तर है इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है। 1917 में कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद, अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ये प्रदेश का ही नहीं वरन देश की पहली दुग्ध सहकारिता समिति थी और 1938 में देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना लखनऊ में हुई थी, लेकिन प्रथम दुग्ध सहकारी समिति जो है वो कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस या वन? इसमें से आपको बताना है कि राज्य सूची में किसका उल्लेख है। तो सही उत्तर है रेलवे, पुलिस। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिक्षा, विद्युत और वन जो हैं ये समवर्ती सूची में शामिल हैं और रेलवे, पुलिस राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है पेरियार गेम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर पेरियार गेम अभ्यारण्य ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और पेरियार कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों केरल राज्य में स्थित है पेरियार गेम अभ्यारण्य। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, करंट अफेयर से है कि 26 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी 2021 में जारी की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि इसके अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक विकास दर 3.5% आकलित की गई। वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 11.5% रहने का अनुमान है और वर्ष 2020 में भारत की विकास दर 8% आकलित की गई है। तो ये तीनों ही कथन सही हैं दोस्तों, उपर्युक्त सभी का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश एनजी यानी नई पीढ़ी मिसाइल से संबंधित कुछ कथन हैं, उस पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन क्या है, 25 जनवरी 2021 को डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज से इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया, ये सही है। और यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो सही उत्तर है दोस्तों जो है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रकाश एनजी नई पीढ़ी की मिसाइल है दोस्तों और डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज से आकाश एनजी नई पीढ़ी मिसाइल का पहला परीक्षण किया है सफल, और यह एक नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगला प्रश्न है दोस्तों 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 25 जनवरी 2021 को जल थल और नभ युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 का आयोजन किया गया था। इस अभ्यास में नौसेना के जहाज़ों ने जमीन, हवा और जल तीनों के युद्ध में प्रवीण सैनिकों और वायुसेना के विभिन्न प्रकार के विमानों की भागीदारी शामिल थी और इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की रक्षा के लिए कवच युद्धाभ्यास भी एम्फेक्स 21 के भाग के रूप में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया गया है? तो सही उत्तर है वो राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख योजना का इन्होंने शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत जो पंख अभियान है उसका उद्देश्य किशोरी बालिकाओं में प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज और हेल्थ, पंख का फुल फॉर्म है, इसको जोड़ते हुए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनका विकास करने की बात की जाएगी। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है 27 जनवरी 2021 को ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट प्रारंभ हुआ और ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो सही उत्तर है माउंट मेरापी ज्वालामुखी दोस्तों इंडोनेशिया में स्थित है और ये ज्वालामुखी लगभग 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इंडोनेशिया के घनी आबादी वाले जावा द्वीप और वहाँ के प्राचीन शहर योग्याकार्ट के पास यह ज्वालामुखी स्थित है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में स्थित दर्जनों ज्वालामुखियों में से एक है और पिछले कुछ वर्षों से इससे लगातार विस्फोट हो रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने देखा यूपीपीएससी द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का 17वां प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने 40 प्रश्नों को सॉल्व किया।
दोस्तों ये वीडियो न सिर्फ जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और जो प्रश्न कठिन लगे उनको अलग से नोट कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।